Good morning. Today we are going to discuss about the socialism in Europe and the Russian Revolution. This will be part 5. ये part 5 होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने बात किया था, ठीक है, सोसाइटी रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया था। आज हम लोग सोशलिज्म इन रशिया की बात करेंगे। तो सोशलिज़म इन रशिया की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बिफोर 1914 यानी 1914 से पहले जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ था वो क्या था, इलीगल था, यानी गैर कानूनी थी। यानी पार्टी का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था और न ही पार्टी को वैलिडिटी था और न ही इनकी मान्यता प्राप्त थी सरकार की तरफ से, ठीक है। और कह रहा है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंड इन, ये जो पार्टी थी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंड इन, कब पाया गया था, तो 1898 में। किसके द्वारा ये पार्टी बनाया गया था, यानी हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो RSDWP, ये पार्टी जो है सोशलिस्ट के द्वारा बनाया गया था। और वो किस पर बेस्ड था, तो मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड था। एंड दिस पार्टी वाज ए इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको कोई लीगली रूप से ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन था। क्यों इलीगल ऑर्गेनाइजेशन इस पार्टी को क्यों कह दिया गया, तो द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को इलीगल इसलिए कह दिया गया कि दे वेर अपोज टू द गवर्नमेंट पॉलिसिंग, ये सरकार के नीति के विरोध काम करता था, इसीलिए इसको क्या किया गया, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया गया। किसको, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को। अब कह रहा है कि दिस पार्टी सेटअप द, ये जो पार्टी था, कौन सा पार्टी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो था ये क्या करता था, न्यूज़पेपर भी सेटअप करता था और न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या करता था, मोबलाइज करता था, वर्कर्स को मोबलाइज करने का काम करता था। और उस पेपर के माध्यम से क्या करता था, स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करने में भी ये पेपर मदद करता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि RSDWP जो पार्टी थी वो पार्टी न्यूज़पेपर भी सेटअप करती थी, मोबलाइज्ड वर्कर्स को भी मोबलाइज करती थी और स्ट्राइक भी ऑर्गेनाइज करती थी। क्यों, ये इसलिए करती थी कि सोशलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और क्या कह रहा है कि द सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सोशलिस्ट क्या है कि सोशलिस्ट ने एक पार्टी फॉर्म किया, उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। कब फॉर्म किया गया, तो 1900 में किया गया। कहाँ किया गया, तो रशिया के अंदर किया गया। और दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स, और ये जो पार्टी था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी स्पेशली रूप से पीजेंट्स की अधिकार के लिए बात करता था, उनके डिमांड को फुलफिल कराना चाहता था। कहाँ, रशिया के गवर्नमेंट से, ठीक है, जार से ये क्या कराना चाहता था, हमेशा पीजेंट्स के डिमांड के बारे में, राइट्स के बारे में ये प्रस्ताव रखता था, ठीक है। और उतना ही नहीं, ये क्या कहता था, ये हमेशा चाहता था कि क्या करें, इस पार्टी के किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। ये जो पार्टी था, कौन सा पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये हमेशा किसानों की हक की बात किया, अधिकार के लिए संघर्ष किया, मांग की, किससे, नोबेल से, नोबेलिटी के कब्जे वाली ज़मीन को फौरन किसानों को सौंप दिया जाए। यहाँ ऑलरेडी हैज़ रिटन, लिखा हुआ है कि ये नोबेल से अपील किया कि जो ज़मीन है वो क्या किया जाए, किसानों को भी सौंपा जाए, उनको दे दिया जाए। तो किसानों के सवाल पर अब क्या हो रहा था कि सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, जिसको हम लोग समाजवादी क्रांतिकारी, इस बात से सहमत नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर अब फूट होगा, किस में, सोशलिस्ट पार्टी में। क्या कह रहा है
कि जब ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो पार्टी था ये किसानों के लिए काम करता था और ये कहता था कि क्या करें, जितने नोबेल के पास, नोबेलिटी फैमिली के पास जो ज़मीन है उस ज़मीन को किसानों को सौंप दिया जाए, तुरंत सौंप दिया जाए। जब इस तरह की सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी आवाज़ उठाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि सोशल डेमोक्रेट्स जो समाजवादी क्रांतिकारी जो थे सहमत नहीं थे। लेकिन लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, बटे हुए हैं, कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे। वही कह रहा कि 1903 में रसिया सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि लेनिन का मानना था कि किसान में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वो बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ किसान अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों से, मतभेदों से, कन्फ्लिक्ट से, स्पिल्ट से क्या हुआ कि जो सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे, यानी सब लोग समाजवादी आंदोलन, सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं करना चाहते थे। तो हुआ क्या भाई, तो इस मतभेद के कारण, कन्फ्लिक्ट्स के कारण जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी था वो दो भागों में बंट गया, टू ग्रुप्स में बंट गया। एक हो गए मंसेविक और दूसरा हो गया बोल्शेविक। कौन से पार्टी बंट गई? 1903 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बंट गई, एक मंसेविक पार्टी और एक बोल्शेविक पार्टी। अब रही बात कि बोल्शेविक पार्टी जो था, यहाँ पर बता दे रहे हैं, बोल्शेविक जो पार्टी था उसका जो लीडर थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। और वो सोचते थे कि जो जार है शासित, माने कह सकते हैं कि पूरी तरह से रशिया को दमनकारी समाज, यानी पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए, यानी दमनकारी किस्म का था। और लेनिन चाहते थे कि ऐसा एक सिस्टम हो जो अनुशासित हो और अपने सदस्यों की संख्या एवं स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरा खेमा जो मंसेविक था वो मानता था कि पार्टी में सभी की सदस्यता दी जानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मंसेविक जो था धीमी और ग्रेजुअल प्रोसेस द्वारा रूस में समाजवाद लागू करने के पक्ष में था, यानी धीरे धीरे। और इस पार्टी का ट्रोट्स्की 1905 में मंसेविक से जुड़े थे और मंसेविक स्वयं विभाजित था। मंसेविक में भी फूट था। ये जो मंसेविक था, मंसेविक में भी क्या था? फूट था। मंसेविक में भी, ये मंसेविक में भी दो पार्ट में था, बोल्शेविक पार्ट। मंसेविक में कैसे दो पार्ट में था भाई? तो मंसेविक स्वयं विभाजित था, डिवाइडेड था। कुछ ड्यूमा के समर्थक थे, जबकि कुछ जर्मनी के विचारक रूस की रक्षा के प्रयासों में केरेंस्की के समर्थन के लिए तैयार थे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मंसेविक पार्टी में भी फूट था, डिवाइड था। कुछ ड्यूमा के समर्थन में थे और कुछ क्या थे? केरेंस्की के समर्थन में थे। ठीक है। लेकिन लेनिन आंदोलन में, लेनिन चाहता था, इसका मंसेविक का जो लीडर था लेनिन, ये चाहता था कि आंदोलन में एक्टिव कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक अनुशासित पार्टी बनाना चाहते थे। इसीलिए दोनों में क्या हुआ? मतभेद हो गया था। तो यहाँ तक हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि 1905 रिवॉल्यूशन। कह रहा है कि 1905 की क्रांति, यानी उथल पुथल का समय था। क्यों समय था? तो हम जान रहे हैं ऑन दैट टाइम रूस एक निरंकुश राजशाही था, एकदम पूरी तरह से क्रूशियल ऑटोक्रेसी रूल था। अब क्या था कि यूरोपीय शासक की ये विपरीत कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी की सदी की शुरुआत में भी जार जो था
नेशनल पार्लियामेंट के अधीन नहीं था, राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। ठीक है। और जो लिबरल्स थे, लिबरल ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया था, मूवमेंट चलाया था कि ये क्या हो जाए, निरंकुश शासन जो है ख़त्म हो जाए। 1905 की क्रांति के दौरान देखा गया, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रिवोल्यूशनरीज को साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। कौन काम किए? तो लिबरल्स चाहता था कि जल्दी से जल्दी ऑटोक्रेसी रूल ख़त्म हो जाए। तो ऑटोक्रेसी रूल को ख़त्म करने के लिए 1905 के क्रांति के समय ही संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एक साथ मिलकर, यानी किसानों को साथ भी ले लिए, मजदूरों के साथ भी ले लिए और काम करना स्टार्ट किया कि जल्दी से जल्दी ऑटोक्रेसी रूल को ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि मज़दूरों के बीच काफ़ी काम किया गया। तो रूसी जो साम्राज्य था, जो रशिया का एम्पायर था, तहत उन्हें राष्ट्रवादी जैसे पोलैंड में या इस्लाम में आधुनिकीकरण के समर्थक, जिदीदियों, मुस्लिम बहुलक इलाके का भी समर्थन मिला था। यानी रूसी मजदूर के लिए, जो रशिया के जो मजदूर थे, जो लेबर थे, 1904 का साल बहुत बुरा रहा उनके लिए। क्यों? ज़रूरी चीज़ों की कीमत इतनी बढ़ गई कि वास्तविक वेतन जो उनको मिलता था 20% तक की गिरावट आ गई, उसमें 20% का गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की जो सदस्यता में तेज़ी से वृद्धि हुई, यानी मजदूर जो संगठन था उसकी क्या हुआ, मेंबरशिप बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, यानी रूसी श्रमिक सभा जब एस्टेब्लिश्ड किया गया, तो 4 सदस्यों को क्या किया गया, आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हटाने के कारण मजदूरों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिन के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटों को लेकर, यानी वर्किंग आवर को घटाने और वेजेस को बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, मांग करने लगे। एक दो नहीं, 1,10,000 वर्कर्स मिलकर क्या करने लगे, डिमांड करने लगे कि हमारा वर्किंग आवर घटना चाहिए और वेजेस बढ़ना चाहिए और हमारे वर्किंग कंडीशन में क्या हो, सुधार होनी चाहिए। इस तरह की बात किया गया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 1905 के रेवोल्यूशन का इवेंट्स जो हुआ था, उसमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन था, ऑटोक्रेटिक रूल था, रोल ऑफ द लिबरल्स एंड सोशलिस्ट का रूल था, स्ट्राइक ऑफ द वर्कर्स, हर जगह स्ट्राइक करने लगे। और एक और घटना हो गया था, ब्लडी संडे। ब्लडी संडे कहने का मतलब मेरा ये है, ब्लडी संडे इसी दौरान जब ये फादर गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो था विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है। यानी 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। किस घटना से? तो ब्लडी संडे की घटना से 1905 की क्रांति यानी 1905 की रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। सारे देश में जब इस तरह की घटना हुई तो सारे देश में यानी रसिया में पूरी तरह से स्ट्राइक होने लगा। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए यहाँ तक कि विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में ताला बंद कर दिए गए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य
मिडिल क्लास के कामगार जो वर्कर्स होते थे, लेबर होते थे, संविधान सभा के गठन के मांग करने लगे कि हम लोगों को अब क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, जिससे हम एक अच्छा सा संविधान बना सकें। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एस्टेब्लिशमेंट की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी गई, यानी 1905 की ये घटना में। अब हुआ क्या 1905 में, देख लीजिए 1905 की क्रांति के दौरान जार ने निर्वाचित कर सकते हैं प्रमदर्शता संसद या ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी। यानी 1905 के क्रांति जो हुआ वो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट जार पर पड़ा कि जार ने ड्यूमा को एस्टेब्लिशमेंट करने की परमिशन दे दी। और क्रांति के समय कुछ दिन बाद जो फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी क्या हो गए, अस्तित्व में रही। और 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियाँ यूनियन, ठीक है, रूप में काम करने, यानी लीगल रूप में काम करना लगी, ठीक है, और उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इलीगल रूप से काम कर रही थी, लुका छुपी के रूप में काम कर रही थी। और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था पर भारी पाबंदी लगा दी गई 1905 के बाद। और जार ने पहली डीमा को मात्र 75 दिन के भीतर उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। दूसरा 3 महीना के भीतर डिसमिस फिर कर दिया। वह किसी तरह से जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगना चाहते थे। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा वहाँ पर राज करे। उससे मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में कंजर्वेटिव राजनेताओं को भर डाला और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को बाहर रखा गया था। ये 1905 की क्रांति के बारे में आपको मैंने जानकारी दिया। अगला जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार अंडर रशियन अम्पायर, कह रहा है कि पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य की बात कर रहा है। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, कह रहा है कि 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की था जिसको सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ जो था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया जिसको एलाइज पावर के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है कि रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, और रशिया की जो आर्मी है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आर्मी से हार गई। और ये बिटवीन कब, ये 1914 से 1916 के बीच में। उतना ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ डायड ऑफ रशिया, रशिया के 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ मारे गए। और द वार लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स, और उतना ही नहीं, इस वार के चलते बहुत सारे क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया गया। एंड होम एंड इंडस्ट्रीज बाय द ट्रेटिंग रशियन आर्मी। और कह रहा है कि शुरू में तो क्या हुआ कि जब युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो जार को बहुत ज़्यादा यानी रसिया के जनता ने साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे जो वार लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में अपने मुख्य पार्टियों से सलाह लेना भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जन समर्थन यानी लोगों के समर्थन मिलना भी कम हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जार निकोलस को लोग साथ देना अब छोड़ दिया। तब क्या हुआ भाई, तो कह रहा है कि जर्मनी विरोधी भावना के कारण लोगों ने जर्मन के लोगों से इतना विरोध करने लगे, इतना हेट करने लगे रशिया के आदमी कि जर्मनी के नाम, मतलब जर्मन भाषा में कह सकते हैं, जर्मन नेम था संट पीटरबर्ग्स, उसका नाम बदलकर पेट्रोगार्ड रख दिया गया। क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था,
यानी इतना लोग क्या कर रहे थे, जर्मनी के लोगों से हेट कर रहे थे रशिया के लोग। क्यों? क्योंकि उस समय जर्मनी भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए। अब आप जान रहे होंगे जेरीना, जेरीना जो थी, अलेक्जेंड्रा जेरीना, जेरीना अलेक्जेंड्रा जो जार की महारानी थी, पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन मूल की भी थी, मतलब जर्मनी के रहने वाली थी। और इसका जो सलाहकार था रासपुतीन, बैड एडवाइज़र था किसका? तो जार जार का। और जिसके कारण से ये प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये क्या होता था, हार जाता था। ठीक है। और क्या हुआ था कि रशिया के दो पार्ट में सैनिक थे, एक पश्चिम साइड में थे और एक सीमा के पूरब साइड में थे। अब क्या हुआ कि जो पश्चिम साइड में सैनिक पूर्व फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चा पर, अगर कह सकते हैं पूर्वी साइड में, सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, यानी सेना की पराजय हो गई, मनोबल तोड़ दिया गया। और 1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी, इनको हार झेलनी पड़ी। और 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे रशिया के। पिछले हटती रूसी सेनाओं ने, अब मान लीजिए रशिया को हार होने लगा, तो रशिया के सेना जब पीछे हटने लगी, अपने देश लौटने लगी, तो क्या हुआ कि रास्ते में पड़ने वाले फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वही नहीं, जितने सारे बिल्डिंग पड़ रहे थे उस बिल्डिंग को भी क्या कर डाला, नष्ट कर डाला। इसलिए नष्ट कर डाला कि ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक न सके, रहने के लिए उनको जगह न मिल सके, खाने के लिए अनाज न मिल सके। इसलिए क्या किए, रशिया के सेना ने अपने ही देश के, अपने ही फसल और अपने ही बिल्डिंग को क्या कर दिया, नष्ट कर डाला। जिसके चलते रशिया में 30 लाख लोग क्या हो गए, बेघर हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को क्या कर दिया, अनपॉपुलर कर दिया, अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और कोई भी सिपाही, कोई भी सोल्जर अब युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा था। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली जो सामान होती थी वो भी बंद हो गई और पूरी तरह से रशिया बर्बाद हो चुका था। और उतना ही नहीं, रशिया के जो जार था वो जीतने के अपेक्षा में हमेशा क्या करता था, अच्छे सेहत वाले मेन पीपल को युद्ध में क्या करता था, झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरी में कमी पड़ने लगी। ज़रूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी जो वर्कशॉप थे वो ठप हो गया। ज़्यादातर अनाज सैनिकों के पेट भरने के लिए क्या किया जाता था, वार में भेज दिया जाता था। शहरों में रहने वाले के लिए रोटी आटे की शॉर्टेज हो गई। और 1916 में क्या हुआ कि सर्दियों में रोटी की दुकानें पर अक्सर दंगा, राइट्स होने लगा। क्यों? रोटी नहीं मिल रहा था, ब्रेड नहीं मिल रहा था। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट भी देखने को रशिया के अंदर मिला। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड्स, इसकी बात करेंगे। आई होप दैट आपको मेरी लेक्चर समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच for watching me and listening me. Subscribe this channel and like and share with the other person. Bye bye.